नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश पटवारी की आपकी क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 6th नंबर का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं। हम आज नए पैटर्न पर आधारित इसमें आपके क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। यानी ये पंक्ति जो है वो किसकी है और प्रसिद्ध पंक्ति बिल्कुल है ये। तो ये किसने लिखी है, केशव दास ने, मतीराम ने, तुलसीदास ने या भूषण ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आपका ये। 25 में से कितने अंक आपको प्राप्त होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में बताना है कि 25 में से आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। ठीक है, तो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो पहला ऑप्शन है आपका इसका केशव दास, दूसरा है मतीराम, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है भूषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो केशव दास की जो रचना है वो रसिक प्रिया है। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को ये रसिक प्रिया की कोई पंक्ति नहीं है, केशव दास नहीं आएगा इसमें। ना मतीराम की है और ना ही तुलसीदास की है। भूषण जो कवि है उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। यानी कि जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना अवधि नहीं है। पद्मावत, मधुमालती, कवितावली या हंस जवाहिर। ठीक है, हंस जवाहिर जो है वो भी यहाँ पर नहीं आएगी आपकी, ना ही आपकी जो है पद्मावत आएगी। ठीक है, ना मधुमालती आएगी। कवितावली जो है वो अवधि की रचना नहीं है, ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है। और ये किसने लिखी है, तो ये जो है आपके तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पद्मावत किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो निम्न में से कौन सी रचना अवधि की नहीं है। कवितावली जो है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई है, अवधि की नहीं है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ललकाऊ कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है। ठीक है, मैथिली में है, अवधि में है, बुंदेली में है या बघेली में। तो ललकाऊ कवि की जो प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश है वो किस भाषा में लिखी हुई है, तो वो ना तो मैथिली में लिखी हुई है, ना आपके अवधि में लिखी हुई है और ना ही बघेली में लिखी हुई है। वो बुंदेली भाषा में लिखी हुई रचना है छत्र प्रकाश। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है शोरसेनी से, मागधी से, अपभ्रंश से या खस से। ठीक है, तो ना तो शोरसेनी से हुआ है, ना मागधी से हुआ है, ना खस से हुआ है। अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है और अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, तो अपभ्रंश इसका सही आंसर होगा। तीसरे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। किसान ने कहा, इस बरस गेहूं की फसल अच्छी हुई है। रेखांकित शब्दों के तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे। तो तत्सम होते क्या है, तो संस्कृत के समान। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तत् धन सम, जिसका अर्थ क्या होता है, संस्कृत के समान। तो किसान पे यहाँ पर रेखांकित कर रखा है, बरस और गेहूं दोनों पे भी रेखांकित किया हुआ है। तो रेखांकित के तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है। तो किसान का कृषि होगा, नहीं होगा। किशन होगा, नहीं होगा। कृषक होगा, होगा। लेकिन बरस, बरस यानी क्या होगा, बरस यानी वर्षा होगा तो नहीं होगा। बरस यानी वर्ष होता है, बिल्कुल होता है। तो एकमात्र ऑप्शन जो चौथा वाला है वही बच जाता है और वही हमारा सही आंसर होगा। किसान का जो तत्सम होगा वो कृषक होगा, वर्ष का होगा जो है वर्ष तत्सम किसका होगा, बरस का। और गेहूं का तत्सम क्या होगा, गोधुम। तो चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। रक्षा तत्सम रूप है, उसका तद्भव हमको बताना है। रजत, दीक्षा, राख या राखी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ना तो रजत होगा, ना दीक्षा होगा, ना राख होगा। रक्षा शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो होगा राखी। क्या होगा, राखी। यानी जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाचरण शब्द में कौन से उपसर्ग हैं। अन धन रण, अन धन उप, अन धन आ या अप धन आ। तो उपसर्ग क्या होता है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो अनाचरण में अन उपसर्ग होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आचरण शब्द बन जाएगा। आचरण में आ उपसर्ग होगा और चरण मूल शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो अन और आ यहाँ पर दो उपसर्ग होंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ना कि अन धन रण होगा,
अन धन उप होगा और अपधन आ होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अन धन आ। दो यहाँ पर उपसर्ग है, अन धन आ धन चरण, इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। तो उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ा, अन उपसर्ग जुड़ा, ठीक है, और आचरण यहाँ पर आपका शब्द है, फिर आचरण में आ उपसर्ग है और चरण मूल शब्द यहाँ पर है। तो अन धन आ दो उपसर्ग होंगे अनाचरण शब्द में। तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो गैर किस भाषा का उपसर्ग है। ठीक है, गैर किस भाषा का उपसर्ग है यहाँ पर आपको बताना है। तो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो गैर किस भाषा का उपसर्ग है, ना तो हिंदी का है, ना अंग्रेजी का है, ना संस्कृत का है, ये फारसी का उपसर्ग है गैर। ठीक है, गैर किसका उपसर्ग है, तो किस भाषा के अंतर्गत आता है, तो फारसी भाषा का उपसर्ग है गैर। अगला प्रश्न है आतिथेय शब्द में प्रत्यय है, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। तो आतिथेय शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो अतिथि धन एय बराबर आतिथेय होगा। तो ना ए प्रत्यय आएगा, ना अधे प्रत्यय आएगा, ना ई प्रत्यय आएगा, ए प्रत्यय इसके अंतर्गत आएगा। यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड और ढ को कौन से वर्ण कहा जाता है, सजाती वर्ण, विजाती वर्ण, विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ना तो ये सजाती है, ना विजाती है, ना इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, ये विकसित वर्ण है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से वर्ण है, तो इन्हें विकसित वर्ण हम कहेंगे। अगला प्रश्न है देवनागरी वर्णमाला में री क्या है, संकर व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, व्यंजन है या स्वर है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52। ठीक है, स्वर कितने, तो 11 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह है अम और अह। तो री क्या है यहाँ पर, ना तो संकर व्यंजन है, ना संयुक्ताक्षर है, ना व्यंजन है, ये है स्वर। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। देवनागरी वर्णमाला में री जो है वो स्वर है। अगला प्रश्न है केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताना है। निपात क्या होगा इस वाक्य में, तो केवल जो है वो निपात के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो नहीं आपका गलत आंसर हो जाएगा, हो गलत आंसर हो जाएगा, सकता गलत आंसर हो जाएगा। केवल जो है वो निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो पहले वाले ऑप्शन के साथ हमको जाना है, वही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, एक भेद, दो भेद, तीन भेद या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ना तो एक भेद होते हैं, ना दो भेद होते हैं, ना तीन भेद होते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा इसमें। चौथा वाला ऑप्शन जो है वही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दो पर्याय, दो विपरीतार्थक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल क्या कहलाता है। ठीक है, दो पर्याय यानी पर्यायवाची जिसे हम समानार्थी भी कहते हैं, दो विपरीतार्थक यानी विलोम जिसका सामान्य अर्थ हम कहें तो उल्टे शब्द, या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल क्या कहलाता है, पुनरुक्त शब्द युग्म, समास या संधि। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, पहले और दूसरे में हमको आंसर बताना है। तो ना ही उसे हम पुनरुक्त कहेंगे, उसे कहेंगे शब्द युग्म। जो दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा कि दो पर्याय, दो विपरीतार्थक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल शब्द युग्म कहलाता है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म क्या होगा। 15वां प्रश्न स्त्री पुरुष, ये तो विलोम हो गया तो गलत हो जाएगा, वन उपवन गलत हो जाएगा, नीर शीर गलत हो जाएगा, लेकिन निर्मल पावन ये समानार्थी है अर्थात पर्याय है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि निम्न में से पर्याय शब्द युग्म कौन से हैं, तो निर्मल और पावन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वे क्या कहलाते, पुनरुक्त शब्द पहला वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है युग्म शब्द, तीसरा विपरीत और चौथा पर्यायवाची। तो ना तो विपरीत कहलाएंगे, ना पर्यायवाची कहलाएंगे और ना ही पुनरुक्त कहलाएंगे। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उन्हें क्या कहते हैं, वो युग्म शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, युग्म शब्द। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम है, रस से रिलेटेड प्रश्न है आपका। तो रस किसे कहते हैं, तो काव्य को पढ़ते, सुनते, लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है साहित्य में उसे हम रस कहते हैं। रस के चार अंग होते हैं, तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। ठीक है,
अब यहाँ पर रसराज किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न पिछली कक्षा में आपको पूछा गया था। तो श्रृंगार रस रसों का राजा कहलाता है। उसके दो भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। ठीक है। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो संधि नहीं है, ना ही समास है और ना ही छंद है, उसे हम कहेंगे रस दशा। क्या कहेंगे, रस दशा। यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम जो है रस दशा है। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा नामक काव्य किस श्रेणी का काव्य है। 18वां जो प्रश्न है उसका पहला ऑप्शन है महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा चंपू काव्य और चौथा है लघु काव्य। तो महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन होता है। खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है। और लघु काव्य इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन हट जाता है। महाकाव्य जो होगा वो भी नहीं होगा, ना ही खंड काव्य होगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा नामक जो काव्य है वो चंपू काव्य होगा, यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्य है ये, जिसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो यशोधरा चंपू काव्य। अगला प्रश्न है मधुशाला क्या है। तो मधुशाला आपका जो है ना तो प्रबंध काव्य, ना महाकाव्य, ना खंड काव्य है, ये मुक्तक काव्य है। पहला वाला जो ऑप्शन रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मधुशाला मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न है कृष्ण सार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये परीक्षा में पूछा हुए प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो कृष्ण सार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये भी आपका परीक्षा में पूछा हुआ ही प्रश्न है, इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गज यानी हाथी का, वानर यानी बंदर का, उरग का या मृग का। तो कृष्ण सार पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कृष्ण सार का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो ना गज होगा, ना वानर होगा, ना उरग होगा। मृग अर्थात हिरण का पर्यायवाची जो होगा वो होगा कृष्ण सार। ठीक है, चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेर का विलोम शब्द क्या है। कुरूप, नेक, सभ्य या प्रीति। तो ना तो कुरूप होगा विलोम बेर का, ना नेक होगा, ना सभ्य होगा। बेर का प्रीति सही आंसर हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि बेर का विलोम पद क्या होगा, विपरीतार्थक पद क्या होगा, या बेर का जो है विलोम शब्द क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रीति इसका सही आंसर आ जाएगा। तुलसी कृत में समास होगा, समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पदों को समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। और पद प्रधानता के आधार पर यदि प्रश्न आ जाए कि पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार का समास होता है। तुलसी कृत में समास होगा, फिलहाल ऐसा प्रश्न हमको दिया हुआ है। तो तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा किया हुआ, तो तत्पुरुष समास कारकों पर चलता है। और यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या हो रहा है कि तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा किया हुआ। तो तत्पुरुष समास इसका सही आंसर आ जाएगा, ना कि द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आपका पहला ऑप्शन आएगा, ना दूसरा, ना तीसरा। चौथा वाला जो ऑप्शन रहेगा वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुहुप का समानार्थी होगा, अर्थात पर्यायवाची क्या होगा पुहुप का। तो वृक्ष, वृक्ष का पादप, पेड़, तरु, है ना, वट, इस प्रकार वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। गाछ नहीं होगा, पादप यानी पौधा ये भी नहीं होगा। पुहुप का समानार्थी या पर्यायवाची होता है प्रसून, पुष्प। ठीक है, तो पुहुप का समानार्थी पुष्प होगा, प्रसून होगा। पहला वाला जो ऑप्शन है वही हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी पहचानना है, अन्यतः, विशेषतः, सामान्यतः या परिणामतः। तो विशेषतः बिल्कुल होता है, सामान्यतः भी होता है और परिणामतः भी होता है। अशुद्ध वर्तनी क्या है, तो ये तीनों तो शुद्ध है, तो गलत हो जाएगी, हमसे पूछा है अशुद्ध। अन्यतः नहीं होता है, अन्यथा होता है, अन्यथा होता है। ठीक है, तो अन्यतः इसका सही आंसर हो जाएगा, ये अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा या वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ऐसा प्रश्न भी पूछ सकते हैं। या अनेकार्थी, सॉरी, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रगत, प्रत्यागत, आगत या स्वागत। तो ना स्वागत होगा, ना आगत होगा, ना प्रगत होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रत्यागत। तो ये 25 इंपोर्टेंट प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए और आगे इनके आने की संभावना है, ऐसे प्रश्न एसएससी जीडी और एमपी पटवारी स्पेशल सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
तो 6th नंबर का प्रैक्टिस सेट आज ये था हमारा। इसमें 25 प्रश्न हमने कवर किए इंपॉर्टेंट आपके। तो 25 में से कितने मार्क्स आपको आते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। और बने रहिए इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के लिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एड एजुकेशन। धन्यवाद।